भारत और कनाडा के बीच बढ़ता तनाव और बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानियों को शह देने और आतंकियों को पनाह देने वाले जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। दुनिया भर ही नहीं बल्कि कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो की जमकर आलोचना हो रही है। महिंद्रा ने कनाडा से अपना कारोबार समेट लिया, लेकिन इन सब के बीच भारत के पास कनाडा की सबसे कमजोर नस है। अगर भारत ने उसे दबा दिया तो कनाडा की आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी। कनाडा के खिलाफ कार्रवाई से भारतीय छात्र समुदाय और उनके पेरेंट्स के बीच चिंता का दौर है, और इन सारी बातों के बीच भारत के हाथ में कनाडा की वो कमजोर नब्ज है जिस पर चोट करके उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल भारत पैदा कर सकता है। कनाडा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इकोनॉमी है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर है, और इसमें सबसे बड़ी तादाद भारतीय छात्रों की है। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस ऐसे ही नहीं स्थगित की। इसके पीछे भारत की बड़ी सोच है, जो आखिरकार कनाडा को उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाएगी। भारतीय छात्र मोटी फीस के रूप में वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बड़ी आर्थिक मदद करते हैं। असल में भारत को भी अंदाजा है कि कनाडा के मामले में वो कड़ा कदम उठाने की हालत में है, और इस मामले में अगर भारत ने फैसला लिया तो कनाडा की सांस बंद हो जाएगी। अगर दोनों देशों के संबंध ज्यादा खराब होते हैं तो भारत अपने यहां से छात्रों के कनाडा जाने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। जानकारों के मुताबिक ऐसे होते ही कनाडा की ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती खत्म हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा की इकोनॉमी में $30 बिलियन का योगदान करते हैं। अगर भारत ने अपने छात्रों पर प्रतिबंध लगाया तो इस सेक्टर के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इतना ही नहीं, यहाँ के विभिन्न इलाकों में रहने वाले भारतीय छात्र वहाँ पर किराए के रूप में, मॉर्गेज के रूप में बड़ा योगदान करते हैं। कनाडा के ऑडिट जनरल बोनी लिसिक पैसे के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भरता के खतरे गिना चुके हैं। 2021 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर कुछ देशों के छात्र कनाडा में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं तो राजस्व को अचानक और बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर एक देश अपने छात्रों को रोक दे जिसके छात्रों का हिस्सा 40% है तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कनाडा सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कनाडा में करीब 5.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 2,26,000 छात्र भारत से गए थे, और 3,20,000 भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में रह रहे थे और इसकी अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे थे। अर्थव्यवस्था में उसका योगदान मिनी नौकरियों के माध्यम से उनकी कमाई से कहीं अधिक है। हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल्स में भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी। इसमें लिखा गया था कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के चलते वहां आने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कम हो सकती है। कनाडा की सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले कुल 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 40% भारतीय हैं। प्राइवेट कैनेडियाई छात्र जितनी फीस देते हैं, भारतीय छात्र उसका 3 से 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। अगर देखा जाए तो कनाडा की निजी यूनिवर्सिटीज का इकोसिस्टम ही पूरी तरह से भारतीय छात्रों पर निर्भर है। अगर भारत अपने छात्रों को कनाडा जाने पर रोक लगा देता है तो वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक आतंकी अवैध पासपोर्ट पर कनाडा पहुंच जाता है और वहां का पीएम उसकी वजह से भारत पर बेतुके आरोप लगाता है और भारत से रिश्ते खराब कर लेता है, इस कदर कि इसका खामियाजा पूरे कनाडा को महंगाई और आंतरिक मुश्किलों से सामना करके भरना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि कनाडा भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया? क्यों भारत के अपराधियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन गया? वजह यह कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को इसके लिए फंडिंग की जाती है। गुरुद्वारों से फंड लेकर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को मोटी रकम मिलती है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के बचाव में पूरे देश को मुश्किल में डाले बैठा है। भारत के अलावा कनाडा दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं। सिख समुदाय के लोग वहां उद्योग से लेकर राजनीति तक में ऊंचे ओहदे पर हैं, और इस नाते भारत कनाडा के बीच रिश्ते जहां मधुर होने चाहिए वहां दोनों देश अब तक के अपने सबसे तल्ख रिश्तों के दौर से गुजर रहे हैं। तनाव की वजह है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकवादी, इनके लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुके कनाडा के पीएम ट्रूडो ने हाल ही में आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी पर बेबुनियाद आरोप लगाए। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के 2 दिन बाद ट्रूडो ने अपने देश लौटते ही भारत के साथ ट्रेड मिशन पर बिना वजह का प्रतिबंध लगा दिया, जो दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों में आग में घी का काम करने वाला था।
दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास तब और बढ़ गई जब 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने देश के संसद में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कनाडा के किसी नागरिक की हमारे देश की धरती पर हत्या में किसी भी विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता को चुनौती है। कनाडा सरकार हरदीप निज्जर की हत्या में भारत सरकार की खुफिया एजेंसी की संलिप्तता की सक्रियता की जांच कर रही है। इसके बाद कनाडा की सरकार ने भारत में टॉप डिप्लोमेट पवन राय को निष्कासित कर दिया। भारत ने भी ट्रूडो के आरोपों के बाद तेवर सख्त कर लिए और निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने भी कनाडा के टॉप डिप्लोमेट ओलिविया सिल्वेस्टर को निष्कासित कर दिया। साथ ही कनाडा के लिए वीजा सर्विस अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के मामले पर हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुनिया भर की नजर भारत कनाडा रिश्तों पर टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा को वहां रह रहे 21 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट सौंपकर कार्रवाई के लिए कहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों की सूची जारी कर उसकी डिटेल मांगी है। दोनों मजबूत देशों के रिश्तों की इस तल्खी का असर व्यापारिक रिश्ते पर भी हो सकता है। भारत और कनाडा के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के करीब $911 मिलियन का निर्यात और आयात $990 मिलियन का था। भारत कनाडा से मूल रूप से दाल, कृषि के सामान, लुगदी, लकड़ी, पेपर और खनन उत्पाद आयात करता है, लेकिन भारत के पास इसके लिए दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। जबकि कनाडा भारत से दवाइयां, हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, रेडीमेड कपड़े, कार्बनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग सामान, लोहा और मशीनरी सामानों का आयात करता है। ये पूरी दुनिया में उसे भारत में सबसे कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अगर भारत कनाडा के बीच जारी रिश्तों की तल्खी का असर व्यापार पर पड़ा तो कनाडा में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया के किसी भी दूसरे देश से इन सामानों का आयात कई गुना महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने से पहले सोनिया गांधी ने कहा था ये तो हमारा ही है, लेकिन संसद के दोनों सदनों से बिल पारित हो जाने के बाद कांग्रेस को यह लगने लगा कि बाजी उसके हाथों से निकल गई। अब कांग्रेस महिला आरक्षण पर हारी हुई बाजी को फिर से जीतने की कोशिश कर रही है। कोटे के अंदर कोटा की जिस मांग को लेकर लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी, सोनिया गांधी इतनी नाराज हुई कि समाजवादी पार्टी के सांसद का कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन अब वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की बात करने लगे तो ये समझ में आता है कि ये उनकी सियासी मजबूरी है। महिला आरक्षण बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा और इस बीच कांग्रेस के राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन लागू कब होगा ये साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू करने के लिए सबसे पहले जनगणना होगी और डिलिमिटेशन करना होगा। ये करने में सालों लगेंगे और ये भी नहीं पता कि ये होगा या नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दल परिसीमन और जनगणना की चर्चा के लिए ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना का मुद्दा बना रहा था। लेकिन महिला आरक्षण बिल पारित होते ही विपक्ष की रणनीति परवान चढ़ने से पहले ही ध्वस्त हो गई, क्योंकि अब सरकार जनगणना कराएगी, परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। आखिर नए संसद भवन में लोकसभा में 1000 सांसदों के बैठने की व्यवस्था ऐसे ही थोड़ी की गई है। इस बात से परेशान राहुल गांधी ने आरक्षण के जरिए केंद्र सरकार पर डायवर्जन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार में सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी की जातीय कैटेगरी पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वे ओबीसी के लिए इतना ही काम कर रहे हैं तो 90 में सिर्फ 3 लोग ही ओबीसी कैटेगरी में क्यों हैं? ओबीसी ऑफिसर्स देश के 5% बजट को कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, तो उनके लिए पीएम ने क्या किया? प्रधानमंत्री संसद में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। राहुल ने कहा कि इससे क्या होगा? जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें सिर्फ 5% को ही जगह क्यों दी गई? क्या ओबीसी की आबादी देश में सिर्फ 5% है? राहुल गांधी ने कहा कि अब मुझे ये पता लगाना है कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं और जितने भी हैं उस हिसाब से उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी से पूछे जाने पर क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2014 में उनकी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के तहत ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किया गया था? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि 100% अफसोस है। ये उस समय किया जाना चाहिए था और अब हम इसे पूरा करके छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन अभी सीटों सहित कई मामलों पर आपस में ही उलझा हुआ है। उलझन इतनी कि कब कौन गठबंधन छोड़कर निकल जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं।
गठबंधन में शामिल एक दल दूसरे दल के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। हालात ये है कि अब तक विपक्षी गठबंधन अपनी साझा रैली तक नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की पकड़ बीतते वक्त के साथ मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस कर्नाटक की जीत का जश्न अब तक मना रही है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया है कि कांग्रेस में खलबली मच गई और लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में उसका सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। असल में इस बात का अंदाजा तो सभी को था, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह और कुमारस्वामी के बीच हुई मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीएस के एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। जेपी नड्डा के इस ऐलान के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। अमित शाह से उनके आवास पर जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी को मुलाकात करने के बाद इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद रहे। तीनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जेडीएस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुलाकात हुई थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जेडीएस ने एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया है। नड्डा ने आगे कहा कि हम एनडीए में उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण नए इंडिया, मजबूत भारत और मजबूत करेगा। उन्होंने मुलाकात की फोटो भी शेयर की और इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी को 66 और जेडीएस को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह गठबंधन अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने एक सीट जीती थी। राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन और ए राजा जैसों की बयानबाजी बंद नहीं हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन के मूड में है। सनातन के खिलाफ हेट स्पीच मामले में उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नोटिस जारी किया। साथ ही डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को भी हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। चेन्नई के एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार किया जाए और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म विवादित बयान देने वाले अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आदेश देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। उदयनिधि चेन्नई में पिछले दिनों सनातन उन्मूलन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सनातन और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मलेरिया, मच्छर और कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, उन्हें खत्म करना होता है। वैसे ही सनातन धर्म को भी खत्म करना होगा। ए राजा ने उदयनिधि की टिप्पणी का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसमें 2 कदम आगे जाते हुए ये कहा कि सनातन पर उदयनिधि का नरम रुख था। सनातन धर्म की तुलना तो सामाजिक कलंक जैसी बीमारियों के साथ करनी चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना सिर्फ मलेरिया और डेंगू से की। सनातन की तुलना तो HIV, कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक बीमारियों से करनी चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।